हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे सबसे अच्छा इंडेक्स फंड कौन सा है। तो यहाँ पे एक चीज और कि मैंने पास्ट में एक इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक डिटेल वीडियो बनाया था। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल लेवल पे एक्सप्लेन किया था कि लार्ज कैप में आपको इंडेक्स फंड लेना चाहिए या एक्टिव म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, और स्मॉल कैप में और मिड कैप का भी बाई डेटा मैंने दिखाया था कि कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड बेटर होता है। वो देखना जरूरी इसलिए कि आपको एक इन जनरल परसेप्शन जो है कि ये जो माहौल बना हुआ है कि इंडेक्स फंड बेटर है एक्टिव म्यूचुअल फंड से, वो परसेप्शन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो गलत परसेप्शन बना हुआ है क्योंकि आपको पर्टिकुलर सेगमेंट के सबसे डिसीजन लेनी चाहिए। और वही इंडेक्स फंड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूजुअली लोगों का परसेप्शन है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो है ये बेटर होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो स्मार्ट फैक्टर बेस्ड जो इंडेक्सेस है वो काफी हद तक जो है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म करते हैं, बट नॉट एवरी फैक्टर बेस्ड इंडेक्स। तो इसलिए ये जो वीडियो ये बेसिकली आपका जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है। जितने भी मेजर फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस है उसको कंसिडर करके ये वीडियो बनाया गया है डिटेल लेवल पे विद डेटा पॉइंट्स ओवर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल ईयर्स, रोलिंग रिटर्न्स, सारी चीजों को एक डिटेल लेवल पे एनालिसिस करके ये वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहले फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि एक सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ये एक फैक्टर भी हो सकता है जैसे कि मोमेंटम हो, अल्फा हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वैल्यू है, अल्फा है, वोलेटिलिटी, इस तरीके के कंबाइंड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बट एक चीज नोटिस करने की ये होगी कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में ये जितने भी हम फैक्टर्स बोलते हैं इनकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जितने भी स्टॉक्स है वो सारी ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे। तो इस तरीके से एक फैक्टर इन्वेस्टिंग का मेथोडोलॉजी यूज होता है जहाँ पे कॉमन सेट ऑफ बिहेवियर पाया जाता है अक्रॉस मल्टीपल स्टॉक्स और उस हिसाब से स्टॉक्स पिक होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टिंग के लिए हम जो इंडेक्स जानते हैं उसमें सबसे कॉमन है निफ्टी 50 और ये सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। निफ्टी 50 हो या निफ्टी 100 हो, इस तरीके के इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जिसमें हम टॉप डाउन अप्रोच हो या बॉटम अप अप्रोच हो वो भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम स्टॉक्स को पिक करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग्स, या फिर फैक्टर बेस्ड जो एकदम से रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, इस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि आखिर एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी क्यों है। एटलीस्ट एक्टिव इन्वेस्टिंग हो या रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो, ये दोनों के केस में एटलीस्ट उसको इंडेक्स को बीट करना चाहिए, वरना पर्पस ही क्या होगा। यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब भी हम एक्टिव इन्वेस्टिंग या फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा एफर्ट भी लगता है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो आप खुद से करो या एक एक्सपर्ट की मदद से करो, बट एक कॉस्ट और एफर्ट दोनों का इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि क्या ये वाकई में वर्थ है। तो ये असेस करेंगे आज। तो यहाँ पे बेसिकली आज हमारे वीडियो में हम तीन चीजें देखेंगे। पहला तो ये कि जो हमारा फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है वो क्या वाकई में निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500 जैसे कॉमन ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडाइसेस है, क्या वो उसको बीट कर पाता है कि। सेकंड चीज क्या है कि जब ये फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या वाकई में सारे फैक्टर्स जो है बराबर इम्पैक्ट रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं उसको कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो है ये भी समझेंगे कि जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सिंगल फैक्टर इन्वेस्टिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है या मल्टी फैक्टर ज्यादा इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होती है। तो वो तीनों चीजों को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले 1 ईयर रोलिंग रिटर्न देख लेते हैं। तो ये 2005 से लेकर 2021 तक की डेटा, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स की डेटा है। तो यहाँ पे 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि मान लीजिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से कि जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018, दैट कैन बी 1 ईयर रोलिंग रिटर्न, राइट। उसके बाद आ जाता है फरवरी 2018 से लेकर जनवरी 2019। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अगला एक साल की बात करो तो उसको 1 ईयर रोलिंग रिटर्न कहते हैं। और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो निफ्टी 50 को बीट कौन सी इंडेक्सेस ने किया, इससे काफी अच्छा आइडिया लगता है। तो 1 ईयर थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन हो जाता है, बट फिर भी अगर आप देखें तो 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 75% टाइम जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने बीट किया है। और वही निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी, निफ्टी 100 अल्फा 30, इन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से बीट किया निफ्टी 50 इंडेक्स को। इसमें हम मोर देन 50% की प्रोबेबिलिटी जब होती है तो उसमें उस इंडेक्स को अच्छा माना जाएगा, और वही लेस देन 50% का मतलब है कि वो फैक्टर बेस्ड इंडेक्स जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू निफ्टी 50 जैसे ब्रॉड इंडेक्सेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी हाई डेटा 50 अगेन ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और वैल्यू 50 भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और यही मैं 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से देखूं, थोड़ा सा लंबा पीरियड दे देते ताकि कोई भी इंडेक्स जो है शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर दिया फ्यूचर में परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा ना हो। इसके लिए 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स ले लेते हैं। तो 3 इयर्स में आप देखो मोर देन 75% की जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली निफ्टी 200 मोमेंटम 30 हो, अल्फा लो वोलेटिलिटी हो, या निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी हो, मिड कैप 150 क्वालिटी 50 हो, या निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30, इन सबकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 75% है। और जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी है अगर आप इंडाइसेस की सबसे देखोगे तो निफ्टी बीटा 50 है, और इसके अलावा वैल्यू 50, ये दोनों ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी 50 को। यहाँ पे एक चीज समझने की है कि ये बाकी जो है निफ्टी 50 इक्वल वेट हो, या स्मॉल कैप 250 हो, या फिर निफ्टी 100 इक्वल वेटेज हो,
या निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 150, ये चारों जो है ये बेसिकली ब्रॉडर इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली आपको एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्ट बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर फैक्टर बेस्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो बीटा और वैल्यू ये दोनों ने अंडर परफॉर्म किया है ओवर 3 इयर्स, और इसको थोड़ा लंबे फेज में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो मोर देन 75% प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली एटलीस्ट रिसर्च के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली वर्थ है, आपको रडार पे रखना चाहिए और फर्दर आपको रिसर्च करना चाहिए उस पर। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं तो 2005 से लेकर 2021 इस फेज के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है अलग अलग इंडाइसेस ने या फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, तो आप देखो सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिया, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इस इंडेक्स ने सबसे अच्छा आउट परफॉर्म किया है। और वही कॉर्पस की बात करूं तो 1000 इन्वेस्टेड इन 2005 जो है 19,000 के आसपास हो जाता है, तो ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वही मैं अगर बाकी इंडाइसेस की बात करूं या स्मार्ट फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो रेड कलर है ये बेसिकली इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो निफ्टी मिड कैप 150 हो या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो या निफ्टी 50 हो, या ऑरेंज वाले जो है ये थोड़े से जो पर्टिकुलर फैक्टर बेस्ड इंडाइसेस है, चाहे वो निफ्टी 100 इक्वल वेट हो या निफ्टी 50 इक्वल वेट हो। और वहीं जो स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से इंडेक्सेस को देखें तो निफ्टी 200 मूवमेंट 30 के अलावा जो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी है, निफ्टी मिड कैप 150, क्वालिटी 50, ये तीनों ने जबरदस्त रिटर्न्स भी दिए और अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 हो या फिर निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 हो या निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 हो, इस तरीके की इंडेक्सेस ने भी मीडियम रेंज पे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यहीं पे सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था, निफ्टी हाई बीटा 50 है और निफ्टी 500 वैल्यू 50 है। तो ये जो दो फैक्टर्स है स्पेशली बीटा और वैल्यू, ये बहुत ज्यादा अच्छा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से देखे या स्मार्ट फैक्टर के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इन्होंने। और इसको थोड़ा सा और फर्दर डिटेल्स में भी देखेंगे। इसी चार्ट को अगर लॉग में डिनोट करे तो यहाँ पे लॉग के हिसाब से देखे तो भी और चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये लॉग चार्ट जो है सिमिलर टू प्रीवियस डेटा, सेम डेटा को ही लॉग जो होती है हमारा उस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका 10 रुपीज इन्वेस्टेड या 1000 रुपीज इन्वेस्टेड जो 2000 हो जाए तो 2000 हुआ तो वो डबल हो गया, राइट। और वही 2000 4000 हुआ तो वापस से डबल हुआ। तो रिटर्न्स वाइज आपके सिमिलर हुए जब आपका 1000 से 2000 हुआ और 2000 से 4000 हुआ। लेकिन अगर आप प्रीवियस चार्ट को देखो तो वहां पे जो है 2000 से 4000 वाला जो राइज है ना वो ज्यादा नजर आता है। तो इसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं या इक्विलिब्रियम कर देते हैं। तो ये जो 1000 से 2000 की जर्नी और 2000 से 4000 इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लॉग चार्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर लॉग चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने दिया है। इसके अलावा जो है काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, चाहे वो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, वो चाहो तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर एनबीसी इन्वेस्टमेंट ऐप पे जाके सर्च करके देख सकते हो। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगेन निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मीडियम लेवल पे परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी। तो ये जो दो इंडाइसेस है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, आप देखो निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी, तो यहाँ पे आप देखो एक वैल्यू का फैक्टर ऐड कर दिया है और उससे परफॉर्मेंस जो आप देखो ये जो ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है यहाँ पे आप देखो इसने इस तरीके के परफॉर्मेंस दिए और ऑलमोस्ट 1000 का 10,000 किया। और वहीं अगर मैं निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी यानी जो वैल्यू फैक्टर माइनस होके हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसने लगभग 30,000 किया, तो ऑलमोस्ट 30% बेटर रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म। तो एक वैल्यू का फैक्टर ऐड कर देने से परफॉर्मेंस एक्चुअली गिर गया है। तो ये थोड़ा सा दर्शाता है कि स्पेशली अगर आप मल्टी फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो वहां पे वैल्यू फैक्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन नहीं होता है। बट यहाँ पे गौर करने की चीज ये है कि एक तो मोमेंटम, दूसरा अल्फा और तीसरा पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो क्वालिटी, ये तीनों जो है ये तीनों फैक्टर्स जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, ये दिखता भी है यहाँ पे। अब कैलेंडर रिटर्न्स पे देख लेते हैं। तो ये जो कैलेंडर रिटर्न्स है ये 2005 से लेकर 2021 के कैलेंडर रिटर्न्स है, जहाँ पे एवरी ईयर हर एक स्कीम ने किस तरीके के परफॉर्मेंस दिए हैं। जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस है उसको हम ग्रीन से डिनोट करेंगे और उस पर्टिकुलर ईयर में सबसे खराब परफॉर्मेंस जिसने दिए उसे हम रेड से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस ये 2005 से लेकर सितंबर 2021 तक का डेटा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग ईयर में जो है सबसे अच्छा परफॉर्मिंग जो है अलग अलग फैक्टर ने या अलग अलग इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम या कोई पर्टिकुलर फैक्टर बेस्ड इंडेक्स को अगर आप इन्वेस्ट करने का चाह रहे हो तो आप ये मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप एवरी ईयर सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स नहीं हो सकता। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल काम आती है और अकॉर्डिंग टू दैट कोई इंडेक्स या फिर स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड जो है अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली बात है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज
समझनी चाहिए कि आपका परसेप्शन जो है अगर ये है कि परफॉर्मेंस मार्केट में इन जनरल ब्रॉडर इंडाइसेस जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आपका पर्टिकुलर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखो 2008 का मैं मार्केट दिखाऊं तो यहाँ पे सब इंडेक्सेस ने, सब स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस ने भी अंडर परफॉर्म किया है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, चाहे वो -40% से लेके -70% के रेंज में। और वहीं अगर मैं बात करूं इवन 2011 की, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस ने या मोस्ट ऑफ द स्कीम्स ने जो है -20-25% के रिटर्न दिए और कुछ ने तो -54% तक के अंडर परफॉर्मेंस दिए। और वहीं पॉजिटिव ईयर्स की बात करूं 2005 की बात कर लेते तो आप देखोगे कि सारे इंडेक्स हो या स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्स हो, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सबने 30-50% के रेंज में रिटर्न्स दिया है। तो डिग्री ऑफ मूवमेंट वेरी कर जाती है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो सिमिलर डायरेक्शन में मूव करती है, ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने कहा कि निफ्टी बीटा 50 जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि इवन निफ्टी हाई बीटा 50 की बात करें तो इसमें 2007 की बात करें, 2009 की बात करें या 2012 की बात करें या 2017, ये 4 साल में आउट ऑफ दो 16 ईयर्स 4 ईयर्स इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। तो पास्ट डेटा अगर हमें रिलाई करना है तो एक ईयर के रिटर्न्स पे कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, ये जो पर्टिकुलर है निफ्टी हाई बीटा 50 जो है इसके एग्जांपल भी है, ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड। अगर आपने इसे 2005 से लेके 2021 होल्ड किया था तो सबसे कम रिटर्न्स बनते, और इसके बावजूद जो है ये इस इंडेक्स ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए पर्टिकुलर 4 ईयर्स में। तो इसलिए जो है कैलेंडर रिटर्न्स पे आपको पर्टिकुलर 1 ईयर की डेटा देके कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करूं तो इसने क्रॉस मल्टीपल पैरामीटर्स है या रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से देखे 2005 से लेके 2021 देखे सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। इसके बावजूद जो है इसके कोई भी ईयर में जो है सबसे अच्छे रिटर्न्स नहीं है। इवन 2019 की बात करें तो 12% जो है ये आई थिंक हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी ईयर इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। 41% 2006 में दिए थे, अच्छे रिटर्न्स थे, बट यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की बात करूं तो 2006 में 2007 में अच्छे रिटर्न्स दिए थे 97%, बट इवन मोर देन दैट किसी एक स्ट्रेटेजी ने दिए थे। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 अपने आप में एक कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। आप देखो सबसे अच्छे रिटर्न्स इसने कोई भी ईयर नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद जो है इसने लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स भी दिए और कभी खराब रिटर्न्स नहीं दिए। तो इसलिए जो है इस तरीके के कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर देती है और क्यूमुलेटिव परफॉर्मर बोले जाते हैं इसको। और वहीं अगर मैं निफ्टी 500 वैल्यू 50, ये अगेन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी थी, तो इसने भी जो है 2007 की बात करें तो 104% सबसे ज्यादा रिटर्न्स थे। 2009 में हो या फिर 2014 में हो या इवन 2016 में या इवन रिसेंटली 2021 में वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। इसके बावजूद जो है ये वर्स्ट परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी है। तो आपको लॉन्ग रन के हिसाब से देखना चाहिए। लॉन्ग रन में आप देखो तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है। बट चीज सीखने की ये है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर 1 ईयर की डेटा देख के रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा लंबा पीरियड लेना चाहिए। 3 ईयर्स 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स लेके आपको एनालिसिस करना चाहिए। अब एक चीज और समझने की कि अगर हम मल्टीपल फैक्टर्स को कंबाइन करें तो किस तरीके के रिटर्न्स रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले चार्ट में भी दिखाया था, निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ये सबसे अच्छे रिटर्न्स नहीं दिया लॉन्गर टर्म में, बट फिर भी एक ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। एंड अमंग टॉप 5 इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में से एक है निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी। और यही इसी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी के अंदर अल्फा हो गया, क्वालिटी हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, इन तीनों को कंसीडर करते हुए एक और फैक्टर लगा देते हैं वैल्यू का। और वो वैल्यू का फैक्टर लगाने से क्या होगा, आप देखोगे कि ये अंडर परफॉर्म करने लगता है। और इसी चीज को हमें समझना चाहिए कि वैल्यू जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं। और वही अगर मैं मल्टी फैक्टर की बात करूं तो मल्टी फैक्टर में जैसे हमने देखा कि अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। इसके अलावा सिंगल फैक्टर में चाहे वो मिड कैप क्वालिटी 50 के हिसाब से क्वालिटी फैक्टर बोल रहे या मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम 30 बोल रहे, ये दोनों ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इवन अल्फा जो है, अल्फा बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फैक्टर होता है। इसको मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे कुछ वीडियोस के थ्रू भी दिखाया था। आप चाहो तो यूट्यूब पे रेनबिस इन्वेस्टमेंट स्पेस अल्फा करके टाइप करके आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से दिखाऊं तो कि पर्टिकुलर ईयर में परसेंटेज ऑफ टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से, तो पहले बेस्ट 1 ईयर के हिसाब से देखिए सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिए तो वैल्यू 50 अगेन जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी थी, उसी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। एंड इनफैक्ट इसके अगर हम वर्स्ट ईयर में देखें तो 20% के इसने अंडर परफॉर्मेंस दिया। तो दिखता है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी वाली स्ट्रेटेजी, जहाँ पे ये सबसे अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए कई बार और कई बार सबसे खराब परफॉर्मेंस भी दिया। वहीं अनदर फैक्टर जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 43% टाइम जो है इसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया वो है निफ्टी हाई बीटा 50। और इसको अगर बेस्ट ईयर्स के हिसाब से देखें तो 5%।
केवल है, तो वी कैन कंसीडर कि बेस्ट में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए। बट ओवरऑल आपको 1 ईयर के डेटा पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, हम 3 ईयर्स के डेटा पे जाते हैं। तो अगर मैं 3 ईयर्स के रिटर्न्स के हिसाब से देखूं, जब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू अदर्स, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप क्वार्टाइल में अगर हम देखें, टॉप क्वार्टाइल यानी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वहां पे अगर देखो 64%, 61%, 60%, ये कौन से हैं? ये है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी, मिड कैप 50, क्वालिटी 50 एंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो ये तीनों ने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टॉप क्वार्टाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहे हैं। और वहीं मैं अगर मिडिल ऑफ द पैक की बात करूं, यानी जो मीडियम टाइप के रिटर्न्स दिए, तो यहाँ पे अगेन निफ्टी 100, निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 एंड निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी एंड निफ्टी 500, ये जो ब्रॉडर इंडाइसेस है। तो आप देखोगे मोस्टली जो है मिडिल रेंज में जो है लो वोलेटिलिटी या अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी, इस तरह के फैक्टर्स हैं जो मीडियम टाइप के रिटर्न्स दिए। और वहीं में अगर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग बात करूं, यानी बॉटम क्वार्टाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉटम क्वार्टाइल में रहने वाला है, जैसा हम देख सकते हैं, निफ्टी हाई बीटा 50। और इसके अलावा जो है अगर बात करें स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्स की, तो निफ्टी 500 वैल्यू 50। बट यहाँ पे अगर आप बाकी जो देखो अंडर परफॉर्मेंस, तो ये ब्रॉडर इंडेक्सेस है, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी 500 वैल्यू, निफ्टी 50 इक्वल वेटेज या निफ्टी 50, इस तरीके के इंडेक्स ने थोड़े लॉन्गर टर्म में मोस्टली लोअर साइड में रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो ब्रॉडर इंडेक्सेस है या इवन जो इंडेक्स प्योर इंडेक्स होता है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इस तरीके के इंडेक्सेस जो है ना आपको बहुत ही मीडियोकर रिटर्न्स देते हैं। और आप 12 to 13% के रिटर्न्स आप लॉन्गर टर्म में अगर आप कंफर्टेबल हो लेने को, तो दीज आर द इंडेक्सेस यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट फॉर। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अच्छा रिटर्न्स लाना चाहते हो, यू शुड हाईली फोकस ऑन दिस टॉप क्वार्टाइल वाले स्मार्ट फैक्टर, चाहे वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 हो या फिर निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 हो या फिर निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी हो। डेटा अपने आप में दिखा रहा है कि लॉन्गर टर्म में किस तरीके के रिटर्न्स इस तरीके के स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस देते हैं। और वही मैं लॉन्गर टर्म में ओवरऑल सीएजीआर रिटर्न्स की बात करूं, तो ये अप्रैल 2005 से लेकर सितंबर 2021 तक का बैक टेस्टेड डेटा है। अगेन रिपीट, दिस इज अ बैक टेस्टेड डेटा, एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन बैक टेस्टेड डेटा होने के बावजूद ये जो जितनी भी डेटा है ये एनएससी की साइट से मिली है, और एनएससी की जो रिसर्च टीम है उनका डेटा को हम काफी ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो बैक टेस्टेड होने के बावजूद काफी हद तक हम इसको रिलाई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है, अब किसी न किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने एक इंडेक्स फंड लॉन्च भी कर दिया और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर जब भी इनका इंसेप्शन आया है। तो यहाँ पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने ऑलमोस्ट 20% सीएजीआर पे रिटर्न्स बना के दिए। निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी ने 19% और वही निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 19%। तो ये तीनों जो है काफी अच्छे स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस है, जिसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दिया है। और एक और चीज समझने की ये है कि जो काफी लोगों को लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी में काफी चर्निंग होती है, तो इस तरह की चर्निंग में आपका काफी ज्यादा टैक्स पे लॉसेस हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है उसके अंदर एक आम निवेशक जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, जब वो स्टॉक्स खरीदता है या बेचता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना होता है और इसके अलावा काफी सारे टैक्सेस भी लगते हैं, जो हिडन टैक्सेस कहता हूं मैं जिसे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स को एक्चुअली जब वो चर्निंग करते हैं तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगता। तो ये मैंने एक वीडियो में भी अपने बताया था और इस चीज को आपको गौर करना चाहिए कि टैक्स से जो उनका बेनिफिट है ना, वो अपने आप में उनके जो चार्जेस है, जो 0.5% तक के जो चार्जेस होते हैं, स्पेशली जो फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है उनकी, तो वो भरपाई उस तरीके के टैक्स हार्वेस्ट टैक्स बेनिफिट से ही हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 या निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी या निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 जैसे इंडेक्सेस को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। और वहीं अगर मैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करूं तो इन्होंने मैक्सिमम ड्रॉडाउन को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है। अगर मैं निफ्टी 50 के साथ अगर कंपेयर करूं तो निफ्टी 50 ने जहाँ पे -60% के मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिए हैं, वहां पे ये जो टॉप 3 फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है इसकी बात करें तो -68, -58, -60 ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी 50 दिया। हालांकि मोमेंटम जो है थोड़ा अग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है, तो इसमें ड्रॉडाउन भी ज्यादा मिलते हैं और कई बार तो इसके अंडर परफॉर्मेंस भी रहते हैं, एटलीस्ट फॉर 8 मंथ्स 12 मंथ्स जो अंडर परफॉर्मेंस भी रह सकता है। तो इस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर होकर इस तरह की हाई रिस्क फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये जितने भी फैक्टर्स की हमने बात की, तो इसमें से कौन से ऑप्शंस करंटली मार्केट में अवेलेबल है, तो वैल्यू 20 जो है, वैल्यू जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग फैक्टर लगा मुझे, तो हालांकि ये अवेलेबल है बाई निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड के हिसाब से। बट इसके अलावा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, चाहे वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, तो इसका यूटीआई का फंड ऑलरेडी लॉन्च है। इसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस में जिक्र भी किया, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड। तो ये फंड तो डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप लार्ज मिड कैप में निवेश करना चाहते हो। इसके बाद जैसे मैंने कहा निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, अगेन इसका एक ईटीएफ है। तो ईटीएफ जो है बेसिकली आपको स्टॉक्स जैसे आप बाई सेल करते हो उस तरीके से आप ईटीएफ भी बाई सेल कर सकते हो। लेकिन एक मैं कैवेट दे दूं आपको कि जब भी आप ईटीएफ बाई करते हो, इस तरीके के ईटीएफ में ना वॉल्यूम थोड़ी कम होती है,
तो इस वजह से क्या होता है कि आपको थोड़े से कम पैसे में आपको या थोड़ा सा आपको मार्केट की जो इसकी वैल्यू चल रही होती है उससे थोड़े से कम रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, स्पेशली क्योंकि इसकी मार्केट में वॉल्यूम कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है। तो इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये इंडेक्स ETF अवेलेबल है और इसके अलावा निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी का भी इंडेक्स जो आईसीआईसीआई ने निकाल रखा है, इसका एक ETF निकाला हुआ है। तो ये जो दो ETF है इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट ETF के केस में क्या एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि इसकी वॉल्यूम कम होने की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती है, स्पेशली आपको थोड़ा सा लॉसेस हो जाता है जब आप बेच रहे होगे। बट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो डेफिनेटली दिस इज वन इंडेक्स फंड जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप चाहते हो हम चैनल पे कवर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कंटिन्यूसली। जैसे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन आता है जिससे कि कंटिन्यूसली हम और बेटर कंटेंट बना पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।